Hello students, welcome to Biology Lover. So this is the part 4 of the chapter The Fundamental Unit of Life, class 9th. So our first topic is cytoplasm. When we look at the temporary mounds of onion peel as well as the human cheek cell, तो हमने ओनियन पील एक्सपेरिमेंट किया था और ह्यूमन चीक सेल एक्सपेरिमेंट किया था. वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन. तो हमने जो देखा था सेल में, जो ऑब्ज़र्व किया था, तो उसका जो लार्जेस्ट रीजन है वो काहे से इनक्लोज्ड है? सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है. दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्ट्रेन. इट इज़ कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म. और उसके अंदर जो एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस जो हमें दिखा था उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं. साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है सेल के अंदर, उसे क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म. इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स. तो इसके अंदर क्या बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. और हर एक ऑर्गेनेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है सेल में. ओके, नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स. और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, ये सब क्या काहे से इनक्लोज्ड होते हैं? मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं. इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रेजेंट. द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट. और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज द मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स. और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस. और हम इससे जो सिग्निफिकेंस है मेम्ब्रेन का वो हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं वायरस के एग्जाम्पल से. ओके, तो वायरस क्या होता है? वायरस लैक्स एनी मेम्ब्रेन्स एंड hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its machinery to multiply. तो वायरस में ना कोई सी भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. मतलब वो अगर उसको अगर कोई होस्ट बॉडी नहीं मिलती है तो विदाउट होस्ट बॉडी के लिए वो मरा हुआ ही होता है. पर उसे जैसे ही कोई बॉडी मिल जाती है, दैट मीन्स होस्ट मिल जाता है, उसके अंदर जाकर वो उस बॉडी की जितनी भी मशीनरीज़ होती है वो सब उसे यूज़ कर लेता है और उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो कंज्यूम करके वो अपने ज़िंदा रहता है और फिर मल्टीप्लाई होकर पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो यहाँ पे यही लिखा है वायरस लैक्स एनी मेम्ब्रेन. तो वायरस में पहली बात मेम्ब्रेन नहीं होती है और नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. तो बिना होस्ट के वो कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ की शो नहीं करता है. मतलब एक तरह से वो मरा वही बोला जाता है. अनटिल दे एंटर अ लिविंग सेल. और जैसे ही उसे एक लिविंग बॉडी मिल जाती है तो वो उसका काम करना शुरू कर देता है. एंड यूज़ इट्स मशीनरी टू मल्टीप्लाई. और जितनी भी उस बॉडी की मशीनरीज़ को यूज़ करके मल्टीप्लाई होता जाता है. ओके, एंड नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो सबसे पहला डिफरेंस इनमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है. दैट मीन्स नियरली 1 म्यू मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर. तो मतलब आप सोच सकते हैं -6, इट मीन्स वेरी स्मॉल, जो हमें हमारी नेकेड आई से नहीं दिख सकता. इतना ज़्यादा छोटा इनका साइज़ होता है. और इनके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा बड़ा होता है. मींस जनरली लार्ज, दैट मीन्स 5 to 100 μm. ओके, मतलब हल्का सा बड़ा होता है उससे. और नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस है न्यूक्लियर रीजन. तो अब न्यूक्लियर रीजन यहाँ ब्लैंक यहाँ पे भर सकते हैं. यहाँ पे क्या आएगा? अनडिफाइंड न्यूक्लियस रीजन ओनली कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड एंड नोन एज न्यूक्लियोइड. ओके, तो जो उनका जो
न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है प्रोकैरियोट्स का, और उसे मेनली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और थर्ड डिफरेंस क्या है, क्रोमोसोम उनमें सिंगल प्रेजेंट होता है और मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। और फोर्थ डिफरेंस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। और जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, मीन्स जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो सारे ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। और यहाँ इस ब्लैंक में आएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी cell organelles. Now we will study all the cell organelles. Okay, every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. तो अपने जितने भी organelles होते हैं उनको external environment से separate कौन करता है, membrane separate करती है। Okay, large and complex cells including cells from multicellular organism, जैसे कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स उन प्रेजेंट होते हैं उनमें और जिसमें इंक्लूड क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड होते हैं, नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनको बहुत सारी अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर, ताकि वो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही सेट हो। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ना उनको एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेल्स। तो इसके लिए काई की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। ओके, within themselves. This is one of the features of eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cell. तो एक ये फीचर है यूकैरियोटिक सेल का जिससे वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं देखते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। Okay, some of these organelles are visible only with the electron microscope. और ये कुछ ऑर्गेनेल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ये हमें दिखते हैं। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था न्यूक्लियस के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं उनके नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। सो दीज ऑल आर द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन अ cell. They are important because they carry out some very crucial functions in cell. तो ये बहुत important इसलिए क्योंकि ये crucial function perform करते हैं cell के अंदर. So our next topic is endoplasmic reticulum. So this is the first cell organelle we will study now, and endoplasmic reticulum को ER भी बोला जाता है. Okay. The endoplasmic reticulum ER is a large network of membrane bound tubes and sheets. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होते हैं एंड शीट्स के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स वेसाइकल्स. तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे जो ट्यूब्स होते हैं इस फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एक ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वॉल्स पे जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और ये चलो ठीक है, अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे इसके दो टाइप्स. द ER मेम्ब्रेन इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ERs.
तो कितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज SER. Okay, so RER, rough endoplasmic reticulum, looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कैसा होता है, बहुत ही रफ होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसे क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी सरफेस पे, उससे क्या बोला जाता है? राइबोसोम्स बोला जाता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं। फर्स्ट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ ER है उसमें हम देख सकते हैं छोटी छोटी सी येलो येलो बॉल्स दिख रही हैं, तो ये क्या है? राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इनको रफ बोला जाता है। और हम देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल कैसा दिख रहा है? स्मूथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है इसकी वॉल्स पे। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड. सो द राइबोसोम which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि जो राइबोसोम्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, मीन्स प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम किसका होता है? राइबोसोम्स का होता है. द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ER. तो जो राइबोसोम जो बनाते हैं प्रोटीन, उसे फिर अलग अलग सेल की जगहों पर सेंड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द नीड, कि कहाँ पर प्रोटीन की कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ भेजा जाता है, और जहाँ कम है वहाँ उस हिसाब से उस क्वांटिटी में वो प्रोटीन को सेंड किया जाता है. द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन. अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है? फैट मॉलिक्यूल्स, जिनको क्या बोला जाता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रहा है. और जिसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो वो राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. और जो रफ ER है जो SER है, मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है जिसको बोला जाता है लिपिड्स. सम ऑफ दीज लिपिड्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. और ये क्या बिल्डिंग मतलब सेल को अच्छी तरह से बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए लिपिड्स एंड प्रोटीन का यूज़ किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो ये जो प्रोसेस होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के थ्रू जो बिल्डिंग बनती है सेल मेम्ब्रेन की, उसे क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो रफ ER है वो मैन्युफैक्चर करता है राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन्स को, और जो स्मूथ ER है वो मैन्युफैक्चर करता है लिपिड्स को. और जो लिपिड्स और प्रोटीन्स जो मैन्युफैक्चर हो गए वो मेम्ब्रेन बनाने का, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है. तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोला जाता है. सम अदर प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ऑल्दो द ER वेरियस some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. तो जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है ये काहे का काम करती है सेल में? एंजाइम्स का एंड हॉर्मोन्स का. तो ये एक तरह के एंजाइम और हॉर्मोन्स का काम करता है सेल के अंदर. Although the ER varies gently in appearance in different cells, it always forms a network system. तो ये ER जो है ना वो डिफरेंट अपीयरेंस देती है सेल में, और ये हमेशा कैसी रहती है? नेटवर्क के फॉर्म में देखने को मिलती है. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि यहाँ पे प्लांट सेल का डायग्राम गिवन है, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा. तो यहाँ पे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कि गोल्गी
अपैरेटस और गोल्गी अपैरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको कि जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं और वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स। लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियस के अराउंड हमें दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल, ओके, न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके। So thus one function of ER is to serve as channel for transport of material। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन ये भी है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मींस जो मटेरियल्स हैं स्पेशली प्रोटीन्स उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ER also functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। और बहुत सारी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है सेल में वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही पॉसिबल है। इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो जो लिवर सेल्स होते हैं एनिमल्स में जिन्हें वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, वहाँ पर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कौन करता है? ये स्मूथ ER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ओके। तो अब यहाँ पे प्लांट सेल का डायग्राम गिवन है, ये भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा, ओके। जैसा कि देख सकते हैं इस डायग्राम में 90% जो इसमें पार्ट एरिया कवर सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? वैक्यूल। वैक्यूल है जो सबसे बड़ा येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये होता है वैक्यूल। ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास हमें दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, adjacent cell wall, plasma membrane, nuclear envelope, Golgi apparatus। So these all the cell organelles present in the plant cell। As I have told you कि plant cell में ही plastids देखा जाता है और यहाँ पर centriole absent होता है। So next we will study Golgi apparatus। So what is Golgi apparatus? The Golgi apparatus was described by Camillo Golgi। तो ये जो कैमिलो गोल्गी था ये एक साइंटिस्ट का नाम है। सबसे पहले इन्होंने Golgi apparatus को डिस्क्राइब किया था। consists of a system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। तो ये membrane bound vesicles present होते हैं जो कि पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है? सिस्टर्न्स बोला जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये गोल्गी apparatus का डायग्राम है। तो ये सिस्टर्न्स कैसे दिख रहे हैं? एक दूसरे से पैरेलल दिख रहे हैं, ओके। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ गोल्गी apparatus। नेक्स्ट इज these membranes often has connections with the membrane of ER and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system। तो ये जो membrane है इनमें जो connections होते हैं ना, इन connections होता है जो membranes का, वो ER से ही होता है उनका connection, and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system, ठीक है। तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं। द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिटैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। तो जो मटीरियल जो इनके अंदर सिंथेसाइज हुआ था होता है जो ER के पास में होता है ये काम, वो उसमें क्या होता है कि पैकेजिंग का काम करता है। गोल्गी apparatus मीन्स वो जो मटेरियल बना है उसकी पूरी पैकिंग करना और डिस्पैचेस टू वेरियस टारगेट्स, और उससे अलग अलग टारगेट्स तक पहुंचाना सेल के अंदर भी और सेल से बाहर भी। तो ये सारा काम जो पैकेजिंग का काम जितना भी होता है वो कौन करता है? गोल्गी apparatus करता है।
इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, और इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना प्रोडक्ट्स की, एज आई हैव टोल्ड यू, इन वेसिकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फॉर सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी apparatus। और एक और इसका फंक्शन क्या होता है गोल्गी apparatus का, कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कौन करता है, गोल्गी apparatus करता है। गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोल्गी apparatus है ना, यहाँ पे काय का फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, और लाइसोसोम्स अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, so remember this diagram of Golgi apparatus. It will help you to answer any question related to this topic. Okay, so our next topic is lysosomes. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. तो जो ये lysosomes क्या होते हैं, ये एक waste disposal system है जो कि cells के अंदर present होता है, जो कौन बनाता है, कहाँ बनता है ये, गोल्गी apparatus lysosomes प्रोड्यूस करता है। और लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल का काम करना। मीन्स लाइसोसोम को भी बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। तो अब हम पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। तो लाइसोसोम्स क्या काम करता है, सेल के अंदर क्लीनिंग और डाइजेस्टिंग का काम करता है सेल का। ओके, एंड फॉरेन मटेरियल, तो वो क्या करता है, जो बाहर के जो मटेरियल्स होते हैं उसे क्या डाइजेस्ट कर लेता है, एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, और जो ख़राब सेल ऑर्गेनेल्स है उनको डाइजेस्ट करके सेल में क्लीनिंग का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज द ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम। तो जितने भी ये जो फॉरेन मटेरियल्स आ जाते हैं सेल के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया है, कोई सा फूड पार्टिकल है, और जो पुराने हो जाते हैं ना सेल ऑर्गेनेल्स, तो उनका जो एंड अप मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म किसकी वजह से हो पाते हैं, लाइसोसोम्स की वजह से, क्योंकि ये क्लीनिंग का काम करता है सेल में और डाइजेस्ट कर लेता है, विच ब्रेक्स देम अप इनटू स्मॉल पीसेज। और ये क्या करता है, उन्हें स्मॉल पीसेज में ब्रेक करके डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स ये सब काम क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है, केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो वो उस एंजाइम से क्या पॉसिबल मतलब उससे क्या हो पाता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ताकि उसे वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके लाइसोसोम। during the disturbance in cellular metabolism, for example when the cell gets, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लाइसोसोम का डायग्राम है। ओके, तो इसके अंदर एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, जिसके कारण वो डाइजेस्टिंग का काम करता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सो व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो जब कोई सा भी सेल ख़राब हो जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है, एकदम से बर्स्ट हो जाता है, और जो उसकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो क्या कर लेती है, उसका खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेती है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि जो लाइसोसोम्स है उन्हें सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है सेल का। और बहुत बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन तो 99% पूछा ही जाता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है सेल का। तो ये इसलिए बोला जाता है कि जब कोई भी सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है कि वो बर्स्ट हो जाता है, और उसकी जितनी भी एंजाइम्स होती है, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, वो उसके खुद के सेल को डाइजेस्ट कर जाती है। तो इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि वो सेल के अंदर क्लीनिंग एंड डाइजेस्टिंग का काम करता है। ओके, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इनके अंदर क्या होता है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। ओके, दीज एंजाइम्स आर मेड अप बाय रफ ईआर। तो रफ ईआर इन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, मीन्स बनती कहाँ पे है, रफ ईआर के अंदर बनती है, पर यूज़ कौन करता है, लाइसोसोम यूज़ करता है।
Okay, so next is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है, और वन वर्ड में तो हर बार आता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है अब हम आगे पढ़ेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो जो एनर्जी जो लगती है सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, मतलब सेल की लाइफ, जिससे सेल की लाइफ पॉसिबल है, तो वो कौन रिलीज़ करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ करता है। और किसके फॉर्म में, मतलब उस एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करता है, और फिर वो जब रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। तो मेनली एनर्जी बनती कैसे है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की मदद से बनती है। मीन्स एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और बहुत सी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो ये एक तरह का मॉलिक्यूल होता है। एटीपी इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है किसी भी सेल की, क्योंकि एटीपी की वजह से ही एनर्जी बनना पॉसिबल है सेल के अंदर। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical works। तो जो बॉडी है वो एनर्जी को स्टोर करके रखती है, किसके फॉर्म में स्टोर करके रखती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखती है, मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। और इसके कारण क्या, न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं फॉर मैकेनिकल वर्क्स। तो अलग अलग जो मैकेनिकल वर्क्स होते हैं इसके लिए ये अपनी बॉडी स्टोर करके रखती है एटीपी इन द फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। दीज फोल्ड्स creates large surface area for ATP generating केमिकल रिएक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और जो उसकी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पोरस है, और इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स प्रेजेंट है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये फोल्ड्स जो अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। तो इसमें क्या, जैसा आप देख सकते हैं इसमें क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है इसके अंदर वो। और एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर। डीएनए ऑल्सो देयर मैट्रिक्स। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे बोला जाता है मैट्रिक्स। और राइबोसोम्स एंड अदर ग्रैन्यूल्स आर ऑल्सो देयर। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है in the form of ATP, adenosine triphosphate. Okay, so now we will read mitochondria are strange organelle in the sense that they have their own DNA। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि ये एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इसलिए है क्योंकि इसका खुद का DNA होता है, मतलब DNA और राइबोसोम्स के पास इसके खुद के होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। और ये इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया उसका खुद का प्रोटीन भी बना लेता है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स जैसा कि मैंने बताया था, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अब यहाँ पे कितने, दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, मतलब ये अलग अलग कलर का होता है। और ल्यूकोप्लास्ट या तो ये वाइट कलर का होता है या फिर कलरलेस होता है। प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल एंड नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसे क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के साथ साथ इसमें कुछ क्लोरोफिल जैसे हमको पता है ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इसमें येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के साथ साथ।
Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. तो ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टार्च है, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, तो ये सब कहाँ स्टोर होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर किए जाते हैं. द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये जो स्टोमा दिख रहा है हमें, दिस इज स्ट्रोमा एज यू कैन सी. तो इसका जो अंदर वाला जो खाली हिस्सा होता है उसे एक्वस फ्लूइड बोला जाता है. तो इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं. ओके. प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. और इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर किसके जैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर जैसा होता है. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosome. तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है कि ऐसे कौन से दो ऑर्गेनेल्स है जिनका खुद का DNA और राइबोसोम होता है. तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. तो इनके पास इनका खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है. ओके. सो यू कैन सी दिस डायग्राम. इसमें अलग अलग मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड्स, लेमेला, ल्यूमेन. तो ये सब आपको हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. इससे आपको अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है स्ट्रोमा. ओके. तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वैक्यूल्स. ओके. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट. तो ये स्टोरेज का काम कौन करता है सेल के अंदर, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स का वैक्यूल करता है. वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल. तो एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है और प्लांट सेल में बड़े साइज़ का वैक्यूल होता है. द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. तो जो सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो इतना ज़्यादा एरिया कवर करता है, दैट मीन्स 50 to 90% जो सेल में एरिया कौन कवर करता है, वैक्यूल. जैसा कि आप इस डायग्राम में कंपेयर कर सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को. तो एनिमल सेल में जैसा कि आप देख सकते हैं कितना छोटा वैक्यूल है और 90% जो हिस्सा कवर कर रहा है वो वैक्यूल प्लांट सेल में, मतलब प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो 90% कवर कर रहा है और एनिमल सेल में छोटा. और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. तो लार्ज वैक्यूल हमें पता है कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. ओके. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप्स एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. तो जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है सेल को, टर्जिडिटी और रिजिडिटी. मीन्स वो टर्जिड और रिजिड रह पाए सेल, ये वैक्यूल करता है. Many substances of importance in life of plant cell are stored in vacuole. तो जो बहुत सारे सब्सटेंस जो अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, प्लांट सेल की लाइफ के लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं, वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं. दीज इंक्लूड, जैसे इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. तो ये सब जो प्लांट सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब स्टोर कौन करता है, वैक्यूल स्टोर करता है. इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड आइटम्स. तो जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, जैसा कि हमें पता है, उनमें जो फूड वैक्यूल होता है जिसके अंदर वो क्या फूड को स्टोर करके रखता है, जिसके अंदर फूड आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड. तो जो वो फूड आइटम खाता है अमीबा, जो एंगल्फ करता है सूडोपोडिया के थ्रू, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, उनके वैक्यूल में जाके स्टोर होता है. In some unicellular organisms, specialized cells also plays important role in expelling excess water and some waste from the cell. तो जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो एक्सेस वाटर जो हो जाता है ना सेल के अंदर, उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। और जो अदर वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें भी एक्सक्रीट आउट कौन करता है? सेल के बाहर वैक्यूल्स करते हैं। ओके, each cell thus acquires this structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way। तो हर एक सेल जो अक्वायर करता है उसका स्ट्रक्चर और उसके पास जो एबिलिटी होती है अलग अलग फंक्शन करने की, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। तो उसका जो मेम्ब्रेन जितना ऑर्गेनाइज्ड है और जो उसके ऑर्गेनेल्स है वो उनका काम स्पेसिफिक वे में अलग अलग जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं। द सेल दस हैज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन। तो ये क्या हेल्प करता है? सेल को रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन लेना, एंड क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट मटीरियल्स और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। तो ये सारा काम बेसिकली होता कहाँ पर है? सेल के अंदर ही होता है। और करता कौन है ये सारा काम? अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ जिसके कारण एक सेल ज़िंदा रह पाता है और हम पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से लिव करता है। Thus the cell is a फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सेल होता है वो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये एक बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि अगर सेल ही नहीं होगा तो कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं बनेगा, और ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा तो अर्थ पे कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे बेसिक यूनिट जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो होती है सेल के बाद टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन, then organ system, then organism, and then population, and so on. Okay, so this chapter has been completed now। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी और आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, सो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं और चैप्टर्स की वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।